गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। खुशामदीद कहते हैं आपको। और आज फ्राइडे है। सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक और अल्लाह ताला जो है रहमतें और बरकतें आप सब पर भी नाजिल फरमाए और प्यारे पाकिस्तान पर भी और फ़लस्तीन के मज़लूम बहन भाइयों पर भी हम उनकी आवाज़ बने और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम में सबसे पहले जब से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के जो टेस्ट सीरीज़ जारी है, हम ऑलमोस्ट डेली सबसे हमारी जो टॉप स्टोरी होती है वो क्रिकेट को प्रेफर करते हैं। अभी क्रिकेट की तरफ तो चलेंगे, लेकिन क्रिकेट में ही एक बड़ा खुशगवार मोमेंट से कुछ यादगार से मोमेंट जो है वो हुए, जिसके बाद ना वो एक ट्रेंडिंग सा बन गया। आपको सोशल मीडिया पर आई एम श्योर कि वो सब किसी न किसी की नज़र से कहीं ना कहीं किसी न किसी ने शेयर किया होगा, तो वो गुजरा होगा, अनलेस जो कि सोशल मीडिया यूज़र नहीं है। हसन अली की एक वीडियो वायरल है जिसमें वो मैच में फील्डिंग पर खड़े हैं मेलबर्न में, क्योंकि ये दूसरा टेस्ट मैच है। दूसरा टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स हो गई, दूसरी इनिंग्स जारी थी ऑस्ट्रेलिया की, और हसन अली जो कुछ कर रहे थे ये पीछे ऑडियंस भी उनके वही कर रही थी। ये टेस्ट मैच जारी है और हसन अली जो है, पहले ही हसन अली के ना कुछ वीडियोस इस किस्म के क्लिप वायरल हुए हैं जिसमें वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं, डांस वगैरह कर रहे होते हैं। तो अभी ये फील्डिंग पर खड़े हैं एज अ फील्डर, और ये हसन अली जो है ना, ये जो मोमेंट वो कर रहे हैं वही पूरा क्राउड उनके पीछे। मतलब ये एक बात है कि क्राउड में ना एक एनर्जी सी आ जाती है, दे फील अलाइव। एक मैच, टेस्ट मैच एक रिदम में चल रहा है। टेस्ट मैच ना थोड़ा डेड पेस पे चलता है क्योंकि बड़ा स्लो सब कुछ चल रहा होता है, तो एक बड़ा स्लो पिच पे चल रहा होता है। तो ये ऐसे मोमेंट्स जो होते हैं ना, ये किसी भी इवेंट के अंदर ना ये एनर्जी बूस्टर्स होते हैं जो कि ऑडियंस की एनर्जी बूस्ट कर देते हैं। तो ये एनर्जी बूस्टर इज़ हसन अली। हसन अली ऑलवेज इज़ अ पैक ऑफ फुल ऑफ एनर्जी। तो उन्होंने जो कुछ ये कर रहे थे, हाथ हिला के मूवमेंट कर रहे थे, इट्स लाइक एक्सरसाइज कह सकते हैं या कुछ डांस मूव्स हैं। तो उनके पीछे जितनी भी ऑडियंस थी ना, जो उनके बैक पर बैठी हुई थी, उन सब ने भी उनको देख के यही करना शुरू कर दिया। वैसे दैट इज़ अ रियली स्वीट मोमेंट कि सारी ऑडियंस ने भी उनको जो है उनके साथ साथ वो किया और इन्जॉय किया इस मोमेंट को। तो ये जो मेलबर्न टेस्ट है, इसमें ये बड़ा इन्जॉयबल सा मोमेंट रहा है ऑडियंस के लिए भी, और स्पेशली जो व्यूअर्स टीवी पर देख रहे थे फिर उसको सोशल मीडिया पर दोबारा से रीट्वीट किया जा रहा है, इसको शेयर किया जा रहा है। तो ये देखने के लिए ना एक चेरिश मोमेंट है पाकिस्तान के लिए भी और क्रिकेट फैंस के लिए भी और स्पेशली हसन अली के फैंस के लिए भी। तो हसन अली की जो ये कहना चाहिए जो मोमेंट्स थे ना, ये एंजॉयबल मोमेंट्स थे ऑडियंस के लिए भी, और उसके पीछे जितने भी गोरे बच्चे भी बैठे हुए वो भी इंजॉय कर रहे थे। ऑडियंस में मैच देखने के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लवर्स वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने हसन अली जो कर रहे थे वही देख के तो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, कॉपी करना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्लैपिंग करके उन्होंने हसन अली को बड़ा अच्छे सा ना एक ट्रिब्यूट से पेश किया कि दैट वाज अ एंजॉयबल मोमेंट। डक पर बैठे जो कमेंटेटर थे, दे वर ऑल्सो एंजॉइंग, वो भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे। हमें देख के इतना मज़ा आया है कि हसन अली जो कर रहे हैं, दैट वाज अ वेरी स्वीट मोमेंट ड्यूरिंग दिस मैच जो कि मेलबर्न टेस्ट मैच में हुआ है। एनीवेज हसन अली को तो हमने बता दिया कि क्या कर रहे थे, लेकिन अभी हमारी टीम क्या कर रही है जी। मेलबर्न के टेस्ट में चौथा रोज़ है और हमारी टीम जो है उसको फ़तह के लिए 200 के करीब रन्स हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटें दरकार है। हमें 200 रन्स और ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट्स जो है वो चाहिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 318 रन्स बनाकर आउट हुई थी, जिसमें एटलीस्ट 52 तो हमने उन्हें वैसे ही दे दिए थे ना, फ्री हिट्स थी और उसमें कुछ नो बॉल्स थी और कुछ आपके जो है वाइड थी, जिसकी वजह से तो अदरवाइज़ हमने उनको पहली इनिंग्स में भी 200 के ही अंडर 300 रखना था। और दूसरी इनिंग्स में 262 रन्स बनाकर पूरी टीम आउट हो गई है। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 262 रन्स बनाए थे। अब ये देखना है कि 3 विकेटों के नुकसान पर अब पाकिस्तान ने मैच का जो आगाज़ करना है, तो क्या वो ये चेस कर लेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 7 विकेटें आउट करनी है, 3 हमारे पहले ही आउट हो चुके हैं। अगर तो हमारे बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए ना, तो ये जीता हुआ टेस्ट मैच भी ना हम अपने हाथ से निकाल देंगे। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, वैसे भी ये टेस्ट मैच होता है बड़ा स्लो पे, बड़ा समझदारी से आराम से आप खेलते हैं। बॉलर्स को इतनी वो क्विक पेस पे उसकी कोशिश तो होती है आउट करे, लेकिन उसको भी जल्दी नहीं होती और बैट्समैन को भी नहीं जल्दी होती कि वो जल्दी रन कंप्लीट करे। तो हमें बस अपनी विकेट्स बचानी है, विकेट्स बचा के अच्छे से खेलना है, तो हम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर ही देंगे। हमारे साथ हम्माद सिद्दीकी
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो टेस्ट, ये जो दूसरा टेस्ट है मेलबर्न में, सो फार सो गुड, अभी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाँ, बाबर आजम से हमें उम्मीदें तो थी कि बाबर आजम कुछ परफॉर्म कर देंगे, बट आई थिंक ही इज़ इन इज बैड फेज। वो आई होप सो कि वो जल्दी रिकवर करे। लेकिन हमारे बॉलर्स बड़ा अच्छा, आमिर जमाल, हमें इतना अच्छा टैलेंट मिला है, उन्हें सबसे ज़्यादा आई थिंक इस टेस्ट में अभी तक सबसे ज़्यादा शाहीन आफरीदी से सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले यही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि नए टैलेंट को मौका दिया जा रहा है, वो आ रहे हैं, खेल रहे हैं, और उसके बाद हमारे जो बैटर हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने सरफराज को ड्रॉप किया था और उसकी जगह हमने अभी इस मैच में मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस किया है सरफराज की जगह। अच्छा, सरफराज को हमने एक टेस्ट मैच खिलाया और उसके बाद हमने उन्हें ड्रॉप कर दिया। तो आई थिंक वो डोमेस्टिक में जितना अच्छा खेल रहे थे, बड़ा ज़रूरी है कि हम उनको ना सेकंड चांस भी दें। लेकिन ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन शान मसूद की कैप्टनसी में अच्छा हो गया है। टीम हमारी जो है ना शान मसूद की कैप्टनसी में अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब आई थिंक वो जेलन होती, सिंक होती नज़र भी आ रही है। और दूसरा ये कि अभी ये जब जैसे ही वापस आएंगे ऑस्ट्रेलिया के मैच से, उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद फिर हमारा PSL सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ना बैक टू बैक क्रिकेट देखने को मिलेगी, क्रिकेट सीरीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन एक्साइटमेंट इस वजह से है कि तो ये टेस्ट मैच है और न्यूजीलैंड के साथ जो हमारी सीरीज़ है ना, उस पर बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि एक तो दैट इज़ अ क्विक फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट की तरह नहीं है, और दूसरा उसमें हमारे बड़े यंग प्लेयर्स जो हैं उनको मौका दिया जा रहा है कि वो यंग प्लेयर्स भी आएँ जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट का भी एक्सपोजर मिले। अदरवाइज़ ऐसा ये होता है कि PCB के अंदर यंग टैलेंट को ना कम मौका मिलता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि न्यूजीलैंड के साथ जब हमारा मैच होगा तो हमारे यंग टैलेंट को बड़ा मौका मिलेगा। तो भाई ये बात है कि अब न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी हमारी मज़ेदार है, और फिर हमारे पास जब PSL सीज़न आएगा तो PSL में तो वैसे ही हम बहुत ज़्यादा हंटिंग करते हैं, टैलेंट हंट करते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या होता है मैच में। हमारे आज के ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा दूसरा मेलबर्न में टेस्ट मैच है, वी रियली होप सो कि हमारा जो टेस्ट मैच है ये हम जीत जाएं। उससे होगा ये कि 1-1 का हो जाएगा, और जो फाइनल होगा वो थर्ड मैच होगा। अगर आज का मैच भी हम हार गए तो फिर इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने तो ये सीरीज़ जीत ली, तो ज़रा टाई सिचुएशन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये है कि ज़्यादा मज़ा आएगा। हमें ब्रेक पर जाना है, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशरामदीद कहेंगे, और अभी हम पॉलिटिकल जो इश्यूज़ पर बात करने जा रही हैं, उसमें यह है कि तमाम बड़ी सियासी जमातें इस वक्त आपको ना ऑन ग्राउंड नज़र आ रही हैं, और ये वो तमाम सियासी जमातें हैं जिनको मौके मिल चुके हैं, जो कि पहले से ही कितने सालों से इक़्तिदार में रही हैं, कभी सूबाई हुकूमत में रही हैं और कभी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में रही हैं। तो होता यह है कि जब ये बड़ी जमातें आती हैं, एक तो ये पहले परफॉर्म कर चुकी होती हैं। अब जो परफॉर्म कर चुकी होती हैं तमाम सियासी जमातें, उनको जब दोबारा इलेक्शंस में उतारा जाता है तो वो वही वादे, वही दावे जो कि पहले कर रही हैं वो दोबारा करती हैं। और अभी आप देखिए तमाम सियासी जमातों का जो आपको मैंडेट नज़र आता है, जो मंशूर नज़र आता है, जिस पर वो पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, वो यही है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, हम इतनी बिजली सस्ती कर देंगे, हम इतने यूनिट आपको फ्री बिजली दे देंगे। लेकिन जब आपके पास मैंडेट था तब आपने ये सब क्यों नहीं किया? अच्छा, इस सारी दौरान एक अच्छी डेवलपमेंट ये हो रही है कि छोटी जमातें खुद से आ रही हैं मार्ज़ वजूद में, जो कि इलेक्शंस की तरफ आ रही हैं, कि जिनको यकीन नहीं है कि ये बड़ी सियासी जमातों के साथ जो शमूलियत अगर इख्तियार कर ली जाती है तो उसमें ये उन्हें ये पता नहीं होता कि जो ट्रस्ट आप उस जमात पर रख रहे हैं, क्या वो ट्रस्ट जो है वो उस तरीके से आवाम तक भी डिलीवर कर सकेंगे। तो इस वजह से ऐसे बहुत से लोग जो कि सही मायनों में आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, वो खिदमत करने के लिए जो है वो अपनी नई जमातें मुआर्ज़े वजूद में ला रही हैं, ताकि बड़ी किसी जमात पे ट्रस्ट करने से बेहतर है वो सही डोर स्टेप तक आवाम को जो रिलीफ देना है वो खुद पहुँचाएँ आवाम तक। और ऐसी बहुत सी जमातों में हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट भी हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं हाफिज़ तलहा सईद, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, और शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो आपका जो जमात है उसके मंशूर से मुतालिक बताइएगा कि आपको क्या जो बड़ी मैंडेट वाली ये जो सियासी जमातें हैं,
इनके अंदर आपने शमूलियत क्यों नहीं इख्तियार की, और आप जो नई जमात अपनी लेकर आ रखे हैं जो कि बहुत से वैसे वेलफेयर के काम बहुत ज़्यादा कर रही है, तो मैं चाहूँगी कि बताएं कि आपका इलेक्शंस के हवाले से क्या मंशूर है, क्या सोच लेकर आप इलेक्शंस में आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पहले से जो बहुत सारी सियासी जमातें चलती आई हैं, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर वो गुज़श्ता 30-40 साल से उनका आना जाना और ये सब कुछ, ये सब लोग हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं। लेकिन एहतराम अपनी जगह पर, मगर इस वक्त जो वतन अजीज पाकिस्तान की सूरत हाल है, माशी हवाले से, सियासी हवाले से या पाकिस्तानी कौम की सूरत हाल अखलाकी हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई एक दो पार्टियों या एक दो टेन्योर का मसला नहीं है। ये गुज़श्ता 30-40 साल में ये जो सारा वक़्त गुज़रता आया और उसमें नाकामियों और ख़राबियों के प्लस प्लस लगते आए, तो उसके हम्म। साथ आज हम इस सूरत-ए-हाल पर खड़े हैं हम्म। कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो टके बांग्लादेश के टके से भी गिर गए। और शायद वो जो पहले बात चला करती थी लोगों में आम थी कि भई आपकी तो टका वैल्यू नहीं रही, तो वाक़यतन इस बात को हम सच्चा महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम्म। पाकिस्तान की करेंसी टके से भी गिर गई। हम्म। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें मौका दे रहा है और हम पाकिस्तान के सारे हालात में, हम सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इस वक़्त पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी जमात की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त और रवादारी रखती हो और बर्दाश्त और रवादारी वो लेकर आए पाकिस्तानी कौम के कौम अंदर। के अंदर बिल्कुल। तो जी, ये इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और वो जमात सिर्फ़ एक तबके की ना हो कि उसको सिर्फ़ रिलीजियस पार्टी कहा जाए या कुछ और, बल्कि वो पूरी कौम की एक नुमाइंदा जमात हो, कौम में से हर तरह का तबका उसके लिए अपने लिए उसके अंदर एक स्पेस महसूस करे। और तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, जो असल मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह बनने जा हम्म। रही है, और हमने ये तकरीबन 70-80 साल का जो प्लान तरतीब दिया है, उसके लिए ये इब्तिदाई 5 साल, फिर अगले 5 साल, उसके लिए हम एक भरपूर ग्रास रूट लेवल पर एक ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तानी कौम की खिदमत के लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सस्ते सब्ज़ी बाज़ार लगाए, सस्ते हम्म। सहूलत बाज़ार लगाए, सस्ते फ्रूट बाज़ार लगाए, सस्ती रोटी के मराकज़ बनाए। हम्म। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोशिश शुरू की, तो हम अल्लाह ताला का इस पर बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही ज़्यादा अपनी हम्म। रहमत और नुसरत के साथ हमें कामयाबियों से नवाज़ा है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की, ज़हानत की या मनसूबा बंदियों की कमी नहीं है, जिसके लिए हमारी गुज़श्ता ये जो जितनी हुकूमतें गुज़री, उन्होंने बड़े-बड़े मनसूबाबंदियाँ बनाने की और उनको दुनिया में आम करने की कोशिशें की। ये मसला नहीं है, मसला इस वक़्त पाकिस्तानी कौम में ईमानदारी का है, दयानतदारी का है, हम्म। खुदा खौफी का है। जी। और अगर ये चीज़ें आ गई तो हम जैसे सादा लोग भी जो है ना, मेहनत करने वाले, जी। आप अपनी आँखें से देखेंगे कि पाकिस्तान का माशी मंज़रनामा इंशाअल्लाह ये तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाफ़िज़ साहब, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि सस्ते बाज़ार लग रहे हैं और फिर बड़ा जो बाकी का काम है वो आपकी तरफ से किया जा रहा है, पब्लिक वेलफेयर के लिए ये सब काम हो रहे हैं ना, पहले भी कर रहे थे, अब आप एज अ जमात पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं। बट सर हमने देखा है कि इस किस्म के जो वोट मिलते हैं ना, वोट वाली सियासत बड़ी अलग है। अगर तो इस किस्म के काम करके जमात इस्लामी वाली एग्जांपल सबसे बड़ी है कि वो सबसे बड़ा ट्रस्ट के काम करती है, लेकिन फिर भी जब वो इलेक्शंस की बारी आती है तो उन्हें वोट उस तरीके से नहीं मिलता है। तो आप ऐसा क्या डिफरेंट करने जा रही हैं कि अवाम का वोट आपके साथ इंगेज हो? वेलफेयर का काम तो आप ठीक है मुआशरे की बेहतरी के लिए और अपने जो है अल्लाह के हुजूर ये सब कुछ कर रहे हैं मुआशरे की बेहतरी के लिए, लेकिन अवाम को कैसे इंगेज करेंगे वोट की सियासत के लिए? और आपका अपना हल्का बड़ा अहम है
ख्वाजा साद रफ़ीक के ओपोनेंट आप अक्सर ये आपके आएंगे हल्के में। जी, बात इसमें ये है कि मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी। बात इसमें ये है कि लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, खिदमत को कबूल करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जब तक ये शऊर नहीं होता कि ये हमारे इश्यूज़ को और हमारे मसाइल को हल भी करेंगे, कर सकते हैं, तो फिर लोग इस हिसाब से तवज्जो देते हैं। जमात-ए-इस्लामी या इस तरह की दीगर जमातें जो हैं, जो खिदमत का हुँ, काम करती आईं, हुँ। लेकिन वो लोगों का दिल नहीं जीत सके, लोगों के ज़हन में ये बात नहीं बिठा सके कि वो उनके मसाइल को हल भी कर हाँ। सकते हैं। देखिए ना, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, हुँ। लेकिन जब वो बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएँगे दवाई लेने के लिए। लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, अगर गाड़ी खराब होगी तो वो वर्कशॉप पे जाएँगे मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाने के लिए। लेकिन अगर लोगों को ये मालूम हो कि आप बहुत यानी बाइज़्ज़त हैं, लेकिन आप गाड़ी भी बहुत अच्छी ठीक कर लेते हैं और आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और दवाई भी दे लेते हैं, तो लोग आपकी इज़्ज़त भी करेंगे और आपसे दवाई भी लेंगे और अपनी गाड़ी भी ठीक करवाएँगे। हाँ। तो हमारे वो लोग जो पहले खिदमत का काम तो करते आए, बट वो लोगों का दिल नहीं जीत सके, लोगों को अपने करीब नहीं कर सके कि लोगों को ये बावर करवाएँ कि ये वाक़ईतन इनके मसाइल का हल भी कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त जब किसी शख्स को ये यकीन हो जाए कि वो कि मेरे मसले का हल करेगा, तो वो यकीनन उसको वोट भी देता है। तो हम इस बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझते हैं और हम ये किसी खुशफ़हमी में मुब्तला नहीं हैं। हमने इस टास्क को कबूल किया है। हमने अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ-करम से एक प्लान तरतीब दिया है कि हमने अपने वक़्त-ए-अज़ीज़ पाकिस्तान की इस सारी सूरत-ए-हाल से निकालना है अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह की नुसरत के साथ। यू जहाँ आर तक रेडी टू मेरे डू हल्के के दैट, ताल्लुक बिल्कुल है। ठीक है हाफिज साहब, लेकिन आप ये देखिए कि हल्के की सियासत ना बड़ी इंटायरली डिफरेंट होती है। आप पहली बार इलेक्शन में आ रहे हैं, नई आपकी जमात है, जाहिर है लोगों को ट्रस्ट करने में भी थोड़ा मसला होगा, लेकिन अगर आपको वोट कम होते हैं या आप सीट ज़्यादा नहीं निकाल पाते, तो फिर क्या किसी आगे क्या प्लान है? अपोजिशन में जाएंगे या हुकूमत में किसी के पे साथ कोई नहीं, इत्तेहाद करेंगे? जी, जी, मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ, इस मर्तबा हमें हम चंद सीट्स पर ही हमारा फ़ोकस है। हम तो बहुत कोई लंबा-चौड़ा कोई अदद हमारे सामने नहीं है। हुँ, हमारे सामने इस वक़्त पाकिस्तान के यूनियन काउंसिल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे पूरी कौम की चारों पाँचों सूबों के अंदर पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करना है और उस पर भरपूर तरीके से लोगों की अखलाकी तरबियत और मामलात, उनके मसाइल का हल करने के लिए हम एक पूरा सिस्टम तरतीब दे रहे हैं। राइट। इस मरतबा के इलेक्शन में हमारे पेश नज़र चंद सीट्स हैं और इंशाअल्लाह हम उस पे मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा रहा है। मेरे हुँ, हलके में भी इसके लिए भरपूर कोशिश हो रही है, हुँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी से नवाज़ेगा। हमारा जो एक ग्रैंड प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है, उसके लिए 5 साल, फिर उससे अगले 5 साल हुँ, और इस मर्तबा के इलेक्शन के अंदर चंद सीट्स पर हमारा फ़ोकस है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने ग्रास रूट लेवल पर राइट। सही मानों में खिदमत का काम करना है और तमाम मसालिक और तमाम मकासद और तमाम मज़ाहिब हैसियत पाकिस्तानी होने की के साथ जो है, हम उनके अंदर एक बहुत अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं, अपने वतन-ए-अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर। मैं समझता हूँ इसके साथ हमारी मईशत भी, हमारी सियासत भी, हमारा अखलाक भी और हमारी तरक्की इस हवाले से बेहतर हो सकती बेहतर हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करे। जितनी नेक आप तवक्कुआत देकर या नीयत के साथ आ रहे हैं, तो आवाम को तो रिलीफ ही चाहिए, चाहे वो कोई भी जमात दे। पर हाफिज़ साहब ये देखिए कि आपकी जमात मरकज़ी मुस्लिम लीग के अगेंस्ट ना वैसे तो अपोनेंट एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात लगाते ही लगाते हैं, आपकी जमात पर हमसाया मुल्क से बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ जी, ये हमारा हमसाया मुल्क जो है, वो सिर्फ़ हमारे लिए ही नहीं है। पाकिस्तान जब से बना है, वो उस वक़्त से ही इल्ज़ामात या पाकिस्तान के लिए परेशानियाँ वो पैदा करते आए हैं और अब भी वो कर रहे हैं, वो तो करते ही रहेंगे। हुँ, लेकिन हमें एक पड़ोसी होने की हैसियत से एक अच्छा जेस्चर भी देना है और एक अपना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना है और अपने पड़ोसियों के लिए भी अच्छे जज़्बात रखना, ये नबी रहमत की तालीमात हैं। तो हम अपने पड़ोसी के लिए भी एक अच्छे ही जज़्बात रखते हैं।
हमारे बारे में वो जो भी बातें कर रहे हैं, हुँ। उन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके अंदर एक हड़बोंक सा वो मचा लेते हैं और फिर उसके ऊपर फ़ज़ूल किस्म के नॉनसेंस इल्ज़ामात लगाकर वो हाँ। ऐसी बातें करते रहते हैं। हक़ाइक़ का इन सारी बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने कुर्बानी भी पेश की है और इंतहाई ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है। और मैं उसके नायब सदर होने की हैसियत से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी नबी रहमत की तालीमात हमें ये हुक्म देती है कि हम हर एक के लिए अच्छे जज़्बात रखें बिल्कुल और ठीक। अपना हाफ़िज़ ज़िम्मेदाराना साहब, जैसे किरदार आप अभी बात कर रहे हैं, क्या अगर इक़्तिदार में आने के बाद आपकी ख़ारजा पॉलिसी भी इसी तरह होगी? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा तमाम और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, हुँ। सारी दुनिया अपनी आँखों से देखेगी कि हम लोग हमारी ख़ारजा पॉलिसी, हमारे सारे ताल्लुकात, हमारे रिलेशंस के जो उसूल हैं, वो कितने शानदार हैं और हम तमाम इश्यूज़ को हल करने की अल्हम्दुलिल्लाह अहलियत रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें बता रहे थे हाफ़िज़ तलहा सईद नायब प्रेसिडेंट हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के, कि किस तरीके से जो नई आने वाली सियासी जमातें हैं, ये किस मैंडेट के साथ आएँगी और पहले ही ये सोशल वेलफेयर का काम काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं ये मरकज़ी मुस्लिम लीग। अब बाकायदा तौर पर अगर वोट लेकर आती है तो बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर ये सोसाइटी के अंदर ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसी वेलफेयर स्टेट जिसे हम बाहर के ममालिक को कहते हैं कि ये वेलफेयर स्टेट है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान। नाज़रीन, हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। खेल पर बात करें हम, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में दूसरा टेस्ट जारी है और पहले जैसे हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी जो बैटर और जो बॉलर हैं वो अच्छा परफॉर्म तो कर रहे हैं। बैटिंग में भी हमें देखने को मिला है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उससे पहले जो फर्स्ट इनिंग थी ऑस्ट्रेलिया को हमने 318 पर आउट किया, फिर दूसरी इनिंग्स में हमने 262 आई थिंक रन्स बनाए और आउट कर दिया। और इस वक्त दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की इस वक्त बैटिंग जारी है, हमें 200 रन्स बनाने हैं और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 7 विकेट हासिल करनी है, 3 तो हमारे पहले ही आउट हो चुकी है। तो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ना थोड़ा सा फोकस्ड होकर खेलें, क्योंकि जितना हम फोकस्ड होकर खेलेंगे उसमें होगा ये कि हम, क्योंकि टेस्ट मैच है, पेस थोड़ी स्लो होती है, हमें सिर्फ विकेट बजा के खेलना है। तो विकेट बजा के, आई एम श्योर हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो क्रीज़ पर मौजूद है, उन्हें पता है किस तरह विकेट बजा कर खेलना है। और बाकी के एक्सपर्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। हमाद सिद्दीकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हमाद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। क्या कहेंगे आप, मेलबर्न में जो दूसरा टेस्ट है, आई थिंक पर्थ को कंपैरेटिवली जो मेलबर्न टेस्ट है वो तो बड़ा बेहतरीन इस वक्त जा रहा है, कि खेल का मज़ा भी आ रहा है और हसन अली के डांस ने तो मज़ीद एनर्जी बूस्ट कर दी है इस मैच में। जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल चांस नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है ये टेस्ट मैच जीत सकता है और शर्त वही है कि आपको रिमेनिंग जो टाइम रह गया है वो आपने सिर्फ बैटिंग करनी है। कोई इतना मुश्किल नहीं है। 178 स्टिल नीडेड। आज के दिन के आप समझ लें कि 30 ओवर, कल के पूरे 90 ओवर है, तो 120 ओवर में 178 रन बहुत आसान टारगेट। लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है कि पाकिस्तान पिछले 28 साल में वहां नहीं जीता और साथ साथ 15 लगातार शिकस्त हो चुकी है। अब चलें, पास को पास रहने देते हैं। इस मैच की बात की, जैसे आपने पर्थ के टेस्ट मैच की बात की जहां में एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई 360 रन की, लेकिन इस टेस्ट मैच में, बल्कि मैं पर्थ के भी टेस्ट मैच की बात करूंगा, वहां की दूसरी इनिंग में हमारे बॉलर को समझ आ गया था कि किस लाइन में करनी है और हमें डिसिप्लिन बॉलिंग नजर आई। और फिर इस टेस्ट मैच में जबरदस्त मैं कहूंगा कि अगर वो कैच ना छोड़ते अब्दुल्ला शफीक 20 के स्कोर पे मिचेल मार्श का, तो वो जो 153 रन की पार्टनरशिप हुई बिटवीन मिचेल मार्श एंड स्टीव स्मिथ, वो पाकिस्तान उनको अंडर 200 आउट कर लेता। और इस वक्त आप समझते हैं कि मैच बिल्कुल पाकिस्तान ने कंट्रोल में खत्म भी हो चुका होता। लेकिन खैर, क्रिकेट का हिस्सा है, कैचेस ड्रॉप होते हैं, लेकिन एक वो बड़ी फेमस फ्रेज है कि कैचेस विन द मैचेस। तो अगर आप ड्रॉप करेंगे, आपको तीनों डिसिप्लिन में परफॉर्म करना है, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। फील्डिंग इज ऑल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ क्रिकेट। तो अगर हम तीनों में नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर कहीं मुश्किल नजर आती है, और जो कि इस वक्त हमें नजर आ रही है। अभी भी 178, 3 आपके आउट हो चुके हैं। अगर हमने 6 टॉप बैट्समैन रखे हैं उसमें से 3 तो वापस चले गए,
इस वक्त मौजूद है क्रीज पे बाबर आजम, और बाबर आजम का रिकॉर्ड यह है कि अपने डेब्यू से लेकर अब तक हर साल उन्होंने एक हाफ सेंचुरी जरूर स्कोर की है। इस साल पाकिस्तान खेला बहुत कम है, 5वां टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, फिर 2 अगेंस्ट श्रीलंका और 1 टेस्ट मैच पर्थ में हुआ, ये 6ठा टेस्ट मैच है। तो पाकिस्तान के मैचेस बहुत कम है। और ईशा गुआ जो कमेंट्री पैनल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आप इतना अंडररेट नहीं। अब दुनिया के दूसरे को देखने तो वो 14-15 टेस्ट मैचेस खेलती हैं और पाकिस्तान मुश्किल 6 टेस्ट मैच। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपनी टीम को टेस्ट मैचेस ज्यादा से ज्यादा खेले ताकि नजर आए कि आपकी टीम प्रॉपर खेल रही है। अभी इस टेस्ट मैच की बात करें, अब्दुल्ला शफीक, वो वही बात है ना कि हम ऑफ स्टंप और ऑफ के बाहर की जो लाइन है, जो अपना ऑफ स्टंप को जज करके बाहर की बॉल को छोड़ देना कहते हैं, टेक्निक कहा जाती है नई बॉल से, ठीक सके। और वो पता है इसमें रॉकेट साइंस है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा ऑफ स्टंप कहाँ है। अर्ली ऑन देखिए, जब नया बॉल है ना, तब आपको मैक्सिमम बॉल को छोड़ दें क्योंकि मूवमेंट हो रही होती। वही 6ठे स्टंप पे हमने देखा, ग्रीन चैनल दिखाया उन्होंने चार्ट पे कि ग्रीन चैनल है 6ठा स्टंप, वहां पे इतना दूर अपनी बॉडी से अवे आप जब खेलेंगे तो एज तो लगेगा। और जबरदस्त कैच पकड़ा उस्मान ख्वाजा ने। और उसके बाद से दूसरी विकेट आउट ऑफ फॉर्म, 60 रन जरूर बनाए थे पर्थ के पहली इनिंग में इमामुल हक ने, लेकिन उसके बाद दूसरी इनिंग में 10, इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 10, और आज फिर एक छोटे स्कोर पे वो आउट होकर वापस। तो ओपनर नहीं क्लिक कर पा रहे, जहां दूसरी टीम 100-100 200 रन कर रही है ओपनर के, तो हमारी टीम तो स्टार्ट ही नहीं दे रही। उसका नुकसान ये होता है कि बाकी बैटिंग के ऊपर प्रेशर आ जाता है, और अभी हम प्रेशर फील कर रहे हैं। शान मसूद पहली इनिंग में भी 50 की और पहली इनिंग में भी इनकी और अब्दुल्ला शफीक की 90 रन की पार्टनरशिप थी फॉर द सेकंड विकेट। और इस वक्त बाबर आजम के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। एक लूज शॉट खेल गए, इन पिचेस पे होता यही है, आप बॉडी कवर करके भी खेलें, लेकिन जब बॉल लेटरल मूवमेंट होती है, सीम जब पिच पे गिरती है, जो सीम हम बॉल की सिलाई को कहते हैं, वो जब पिच पे गिरती है और सीधी रहे, वॉबल ना करे, तो फिर दोनों साइड पे मूवमेंट आपको मिलती है। और वही हुआ कि अंदर के बॉल को उन्होंने कवर करके खेला, लेकिन वो हल्की सी मूवमेंट उनका आउटसाइड एज, और फिर वो आउट हो गए। खैर, अच्छा परफॉर्म किया, 70 गेंदों पे नजर आ रहा था इंटेंट के साथ, जो उन्होंने इस सीरीज से पहले कहा शान मसूद ने कि हम प्रोएक्टिव क्रिकेट खेलेंगे। ये नहीं कि हम नंबर ऑफ ओवर्स, हमने पर टेस्ट में देखा 102 ओवर खेले और 271 रन। हमारे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 113 ओवर खेले और 487 रन बनाए। तो इंटेंट नजर आना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है आप स्लो खेलें, उसका कोई फायदा नहीं, आप वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो प्रोएक्टिव खेलने का अभी इस इनिंग में देखें आप, पाकिस्तान अब तक कम से कम 4 के करीब रन रेट से खेल रहा है। और अभी भी अगर आप कहेंगे 25 ओवर और बाकी हैं और 4 के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान खेले, तो 100 रन पाकिस्तान यहाँ पे और ऐड कर सकता है। फिर आपको नजर आएगा कि 5वें दिन पाकिस्तान को 70 या 80 रन करने होंगे। लेकिन अब चूंकि 3 बैट्समैन आउट हो गए हैं, इस वक्त की क्या है इन दोनों को, आप बड़ा सेंसिबल होकर खेलें, बिल्कुल बॉक डाउन भी ना हो। अगर आप चौके नहीं लगा रहे, फील्ड खुली भी है, क्योंकि हमें पता है 3 स्लिप 2 गली, 5 फील्डर वहां एंगेज हो गए, 1 विकेट कीपर, 1 बॉलर खुद, 7 हो गए, और 1 फाइन लेग और 1 थर्ड मैन, तो 9 फील्डर तो हो गए। 2 फील्डर सिर्फ सामने लेग साइड पे और ऑफ साइड पे है। तो आप चौके के बजाय आप टैप एंड रन, सिंगल एंड डबल कर सकते हैं, और वो आपको स्ट्राइक रोटेट करते रहें, 2-2 3-3 रन बनाते रहें। जब स्कोर बोर्ड चलेगा तो पाकिस्तान के ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा। तो पाकिस्तान को बड़ा इंटेलिजेंटली इस चेस को करना चाहिए। ये रीचेबल है, ये मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान को यहाँ इतनी अच्छी पोजीशन पे आके पाकिस्तान अगर मैच हारे फिर बड़ा अफसोस है। ऐसे मौके ऑस्ट्रेलिया में दोबारा नहीं मिलेंगे पाकिस्तान को। फिर पाकिस्तान, ये बात तो वैसे आपने बड़ी अच्छी की है, ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं भी यही पहले बात कर रही थी कि अगर दूसरा टेस्ट मैच आप लोग हार जाते हैं तो इट्स लाइक कि आप फिनिशिंग लाइन से 5 सेकंड पहले गिव अप कर रहे हैं। अगर आप फोकस्ड होकर अभी भी खेलें तो आप जीत सकते हैं। अच्छा, आपको क्या नज़र आया पहले मैच में और दूसरे मैच में? क्या डिफरेंस था? क्या टीम कॉम्बिनेशन की वजह से पहले मैच में हम परफॉर्म नहीं कर सके, या फिर हमारे जो अभी प्लेयर्स हैं वो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने कम बैक किया है, या फिर पीसीबी की तरफ से प्रेशर था, या फिर शान मसूद बिकेम अ गुड कैप्टन कि वो एक पूरी टीम को इकट्ठा कर सके हैं? आई मीन, क्या वजह क्या है? देखिए, कॉम्बिनेशन नो डाउट। इसमें मैं कहूंगा कि इस टेस्ट मैच में कहा जा रहा था कि ये पर्थ की पिच नहीं है, पाकिस्तान को एक जेन्युइन स्पिनर जरूर खिलाना चाहिए, और वो भी ऑफ स्पिनर, क्योंकि हमने साजिद खान को वहां बुलाया। ऑफ स्पिनर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलियन टीम की अगर बैटिंग लाइनअप देखें तो 6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उसके अगेंस्ट आइडियली ऑफ स्पिनर खिलाएं। लेकिन कैप्टन की और थिंक टैंक की अपनी एक थिंकिंग थी, उन्होंने कहा नहीं, हम 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, और रिजल्ट आपके सामने है। आपने मीर हमजा को बैक किया, अनफॉर्चुनेटली खुरम शहजाद अनफिट हो गए, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था।
उनकी जगह मीर हमजा को हम लेकर आए और फिर साथ-साथ हसन अली पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। लेकिन मीर हमजा की परफॉर्मेंस देखें, सारे कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज नोन एज टू प्रोड्यूस एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हु कैन बोल अराउंड 145 टू 150 kph, लेकिन ये डिफरेंट ब्रीड है। मीर हमजा की जब हम बात करते हैं, ये बॉल को स्विंग, और जो स्विंग वाला बॉलर होता है, बेशक उसके पास पेस ना हो, वो हमेशा बैट्समैन को ट्रबल करता है। जो ट्रेविस हेड को बोल्ड किया है इन्होंने, वो बैक टू बैक 2 विकेटें हैं वो पाकिस्तान को, पहले तो 2 शाहीन शाह अफरीदी ने 2 फॉरन विकेटें ले दी, एक मान ख्वाजा की और फिर मारस लबुशेन की, और फिर जो 2 विकेटें डेविड वार्नर अपनी फेवरेट सीरीज खेल रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर से ड्रैग कर रहे थे, और जब आप ड्रैग कर रहे होते हैं, आपका दिन ना हो तो वो प्ले डाउन हो जाता है, इनसाइड एज लगा, लकीली फॉर पाकिस्तान के वो स्टंप्स पे जाके लगी। लेकिन दूसरी विकेट की बार-बार इतनी सोशल मीडिया के, अभी आपने हसन अली की बात की कि उनका वो वायरल हुआ है, उनका जो डांस है, डांसिंग शूज ऑन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छी नजर आ रही है पाकिस्तान की सोशल मीडिया की, कि वो जो मीर हमजा ने बोल्ड किया ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड आपको याद होगा अभी वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया, he played outstanding innings. हाँ, और उनको स्विपर पे बोल्ड करते रहा, वो बड़ा अच्छा, क्योंकि वो आके खेलते हैं तेज, वो एकदम से अगर वो 15-20 मिनट 40 मिनट खड़े रहेंगे तो वो आपकी रीच से मैच ले जाते हैं। तो इस जैसे बैट्समैन को फौरन आउट कर देना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था। अच्छा, उसके बाद जब आपने 46 फॉर 4 था, अब्दुल्ला शफीक ने जब कैच छोड़ा, वो 5 आउट हो जाते, चले कोई बात नहीं, कैच छूट गया। पाकिस्तान को सिट बैक एंड रिलैक्स नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट के ऑल आउट जाना। आप 4 आउट कर चुके हैं। जो शाहीन शाह अफरीदी ने कल आखिरी लम्हात में आके राउंड द विकेट बॉल किया, और स्टीवन स्मिथ जैसे उनके बेहतरीन बैट्समैन को बाउंसर्स कर रहे थे। क्या शाहीन इज बैक टू द गेम? क्या वो वापस उस पेस को जो वो लूज कर चुके थे, आपको लग रहे हो अब ये मैच की परफॉर्मेंस देख के इज बैक इन द गेम? देखिए, अभी फुली बैक तो नहीं कहता, लेकिन डायरेक्शन नजर आती है, और वही कहा जाता है टेस्ट मैच में जब आप लंबे स्पेल करते हैं, 20-20 25-25 ओवर करते हैं, तो आपकी बॉडी और ऑब्वियसली आपकी फिटनेस सामने आ जाती है, और लंबे स्पेल करने से आपकी फॉर्म भी वापस आएगी। वो 4 ओवर T20 में करने से ना, वो बॉलर वो तो उसमें तो हमें यही लग रहा था ना, वो बच रहा होता है कि मुझे चौका ना पड़े, मुझे बाउंड्री न लगे। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात होती है, तब आप प्लान कर रहे होते हैं कि मैंने बैट्समैन की विकेट लेनी है, तो वो आपके पास मार्जिन होता है, आपको 8 ओवर का स्पेल मिल रहा है, 10 का मिल रहा है नए बॉल के साथ, और फिर दोबारा आप आते हैं, तो आप अपने स्किल्स को चेक कर रहे होते हैं, तो प्लानिंग उसके पीछे होती है। तो मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी जितने ज्यादा, एक टेस्ट मैच पाकिस्तान तो इतने नहीं खेल रहा, लेकिन पाकिस्तान में वापस आके डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, 4 डे क्रिकेट ज्यादा खेलें। अभी तो पाकिस्तान इस सीरीज के फौरन बाद पाकिस्तान चला जाएगा न्यूजीलैंड टू प्ले अ 5 T20 इंटरनेशनल, जो कि 12 तारीख से शुरू हो रही है अगले महीने की। लेकिन फिंगर्स क्रॉस, न्यूजीलैंड की टीम को आपको अभी देखा होगा कि बांग्लादेश ने हरा दिया, और बांग्लादेश ने उनको शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरण है कि पाकिस्तान, क्योंकि वर्ल्ड कप होने जा रहा है अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज इन जून, तो पाकिस्तान की प्रिपरेशंस है, 19 T20 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान ने प्रायर टू द वर्ल्ड कप, उनमें से 5 इन न्यूजीलैंड हो जाएंगे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान सुपर लीग आ जाएगी। तो पाकिस्तान को तैयारी करनी है, और जो जिस आपने कहा कि यंगस्टर्स को हमने पिक किया है उनकी परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे, तो चलें उनको बैक करें। बेशक पाकिस्तान 5 मैच में से 3 हार जाता है, लेकिन आप यंगस्टर्स को पूरे मौके दें। मैं उसका फायदा ये होता है कि जब आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, कि उनकी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया गया, तो अब चांस मिला है, तो अब वो फील करने लगेंगे वो पाकिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा है। और एक दफा जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इस टेस्ट मैच में वापस आएंगे, पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान जनाब ये टेस्ट मैच कम से कम रैप अप करे, और आज का दिन फिनिश करे विदाउट लूजिंग एनी फर्दर विकेट। वो क्या होगा कि अगर पाकिस्तान कि वो अच्छा परफॉर्म करे। बट हमाद, आपको क्या लगता है कि आगे के मैच में या इसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ हम क्या थर्ड मैच में भी आएंगे? अच्छा, वैसे आमिर जमाल इज़ द फाइनेस्ट टैलेंट जो कि हमें पहले मिला है, पहले भी थे, लेकिन अभी आई थिंक वो खुलकर ज़्यादा सामने आ रहे हैं। आपने बोला कि हमारे पास स्पिनर्स हम किसी को लेकर नहीं गए हैं स्पिनर, और वैसे भी अगर मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँ थोड़ा, तो अभी यंगेस्ट टैलेंट में कौन से ऐसे स्पिनर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए है, जिनको नेशनल टीम का हिस्सा बनाना चाहिए है? क्योंकि हमारा फोकस्ड मेन फास्ट बॉलिंग है, शाहीन भी, नसीम भी, हारिस भी, फास्ट बॉलिंग की तरफ हमारी प्रेफरेंस ज़्यादा है। देखिए, पहले आपने आमिर जमाल की बात की, तो आमिर जमाल नो डाउट फाइंड ऑफ द सीरीज में कहूँगा कि एक ऐसा टैलेंट जिसका बैकग्राउंड स्टोरी उनकी भी बहुत वायरल है। मियाँ वाली से उनका सफ़र का आगाज़ हुआ, इस्लामाबाद आए, और
रोज़गार की तलाश में, क्रिकेट में मौके नहीं मिले, हमारे क्लब की इंटरनल पॉलिटिक्स, लेकिन उसके बावजूद आपको दाद देनी पड़ेगी इस बच्चे को कि जिसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। बेशक करीम ऊबर चलाते रहे, लेकिन जो टाइम मिलता था नेट पे और जिम में जाके अपनी रूटीन को, अपने आप को फिट रखा, और लकीली उनको एक दोस्त उनको ऑस्ट्रेलिया ले गए, नेवर लुक बैक। इसी तरह यंगस्टर्स की करें तो जनाब पाकिस्तान के पास सुफियान मुकीम हैं, एक इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की, बहुत अच्छे हैं। अबरार इज स्टिल यंग, जब मिस्ट्री स्पिनर, तो इन्वेस्ट करें और ज़्यादा मौके दें इनको, तब आपको नज़र आएगा कि ये नहीं कि एक सीरीज़ खिलाई और बाहर। और अभी जो दूसरे टेस्ट मैच की आप बात करें, सिडनी में खेला जाएगा, और सिडनी टेस्ट मैच की पिच जो है वो स्पिनर्स को ज़्यादा असिस्ट करती है, टर्निंग पिच होती है। तो मेरे ख्याल से साजिद खान वहाँ पाकिस्तान की जानिब से खेल लेंगे, एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान वहाँ ड्रॉप करेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस टीम में कोई तब्दीली होगी, यही टीम खिलाई जाएगी। शायद इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया जाए और साइम अयूब जो के साथ गए हुए हैं उनको खिला दें, क्योंकि इमामुल हक का नज़र आ रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस तरह सरफराज को एक ही टेस्ट मैच के बाद आपने, पहले तो ये होता था ना कि आप प्लेयर को मैक्सिमम चांस दें, ये ना हो कि एक ही के बाद निकाल दिया तो कहेंगे ज्यादती होगी, तो आप सरफराज को 2 टेस्ट मैच के बाद बाहर निकालते। इसी तरह इमाम को भी बिठा सकते हैं, 2 टेस्ट मैचेस हो गए, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। तो नुकसान क्या हो रहा है कि इमाम का स्ट्राइक रेट बहुत कम है, पहली इनिंग में 20 और बहुत हो जाता है। इस रेट के साथ आपके जहन में होता है कि हमने डे एंड पे अपनी फर्स्ट इनिंग को कहाँ फिनिश करना है, तो बॉक डाउन होना कोई मसले का हल नहीं है। आप विकेट पे 4 घंटे भी खड़े रहें, लेकिन अगर स्कोर बोर्ड नहीं चलेगा तो आप टीम के कॉस्ट के लिए सर्व नहीं कर रहे। एग्जैक्टली आप कर ही नहीं रहे। बड़ा ज़रूरी है कि फिर उन तमाम लोगों को मौका दिया जाए जिनका अभी फॉर्म में है, स्ट्राइक रेट अच्छा है। बहुत शुक्रिया हमाद सदीकी हमारे साथ मौजूद थे। 10 बजे की हेडलाइंस के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और अभी जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि फासलाते निज़ाम तालीम एक्चुअली है क्या। डिस्टेंस स्टडी, जिसमें ऑनलाइन स्टडी भी आ जाती है, आप रहते कहीं पर हैं, कहीं से तालीम हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके कितने मौक़े हैं और किस तरीके से जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो बाहर बैठ कर तालीम हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन इतनी ज़्यादा होती है, और आई थिंक इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर एंड द यूनिवर्सिटी। लेकिन ये है कि अब बहुत से ऐसे, आपको पता है कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिस तरह से एआई और जिस तरीके से इंटरनेट एक ग्लोबल विलेज दुनिया को बना चुका है ना, अब कोई भी चीज़, इफ़ यू हैव अ विजन, ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैव अ विजन देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अब ऐसा नहीं है, बस यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड एंड यू हैव अ विजन। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नायला ताहिर, जो कि असिस्टेंट रीजन डायरेक्टर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी हैं। बहुत शुक्रिया नायला साहिबा आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि सब ज़ाहिर है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, आप ऐसे भी बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी के ज़रिए पेपर दे सकते हैं, और उसके बाद आपको डिग्री भी मिलती है जिसमें बाकायदा लिखा होता है कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो पढ़ाई की है। दैट इज़ रियली गुड। सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, इस पर हम आपको और आप जैसे तमाम उस्ताज़ा को मुबारकबाद देते हैं। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो फासलाती निज़ाम तालीम है, आई मीन डिस्टेंस स्टडी, ऑनलाइन स्टडी भी जिसमें शामिल होती है, इस पे हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको थोड़ा गाइड कीजिएगा कि आप किस तरीके से, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू हैड अ GPA, गुड GPA, आप कैसे पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड विद योर करियर। आई एम नायला ताहिर और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ रीजनल ऑफिस लाहौर से। मैं आपके साथ PNN न्यूज़ के थ्रू लाइव हूँ, और जैसे कि मेरा अभी इंट्रोडक्शन तो हो गया था, मैं आपको बताती चलूँ कि एक तो मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो स्टूडेंट्स के साथ कुछ शेयर कर सकूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे कि अभी आपने पूछा कि फासलाती निज़ाम तालीम के अंदर डेफिनेटली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि एज अ डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर काम कर रही है, तो इसके अंदर जो है हम लोग डिफरेंट जो है एजुकेशन मेथड्स जो होते हैं वो यूटिलाइज किए जा रहे होते हैं, और डिफरेंट मल्टीमीडिया टूल्स भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं वो स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे होते हैं, और डिफरेंट एजुकेशन की जो हमारी स्टेजेस होती हैं उसके थ्रू, और जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि हमारे पास प्राइमरी सेक्टर भी इंक्लूड है, हमारे पास इसके अंदर सेकेंडरी भी है और हायर एजुकेशन भी है। फर्दर अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं
अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, वो डिफरेंट लर्निंग जो हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स के अंदर मैं एलेबोरेट करूँ तो हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स जो होते हैं वो डिलीवर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, प्लस हम लोग प्रिंटेड मटेरियल जो है उसके थ्रू एजुकेशन जो है वो डोर टू डोर हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और वर्चुअल क्लासरूम्स के थ्रू भी हम लोग कर रहे होते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये इतना इफेक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजीज बनती जा रही हैं राइट। कि हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो डिफरेंट एजुकेशन लेवल्स को जो है क्रॉस कर रही है। अच्छा, ये मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक वो स्टूडेंट जो कि एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरा जी ये जी कि समटाइम ऐसा होता है कि फ्रॉम एनी मिसहैप, अब हर कोई लर्निंग में या स्टडी में कोई इतना लायक नहीं होता कि उसके A+ कैटेगरी में मार्क्स आए जिसकी वजह से वो अच्छी जी जी यूनिवर्सिटी से रह जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसका हक नहीं है कि वो बुनियादी तालीम हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल तो ऐसे ही अल्लामा है। इकबाल यूनिवर्सिटी किस तरीके से ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो डील कर रही है? हाँ, ये मेरा ख्याल है कि हम लोग जो लाइव सेशंस कर रहे होते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, हमारे जितने भी रीजनल ऑफिसेज होते हैं, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि हम जितने रीजनल ऑफिसेज हैं हम इस पे बार बार बता रहे होते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, जैसे अभी आपने कहा कि सारे स्टूडेंट्स उतने ग्रेड्स नहीं ले सकते, उस तरह फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमारी कुछ स्कीम्स होती हैं। मैं थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करूँगी। हम बेसिकली डील कर रहे होते हैं SSF 101 और 106 के अंदर। अगर मैं इन दोनों को वन बाय वन थोड़ा सा एलैबोरेट फर्दर करूं तो 101 के अंदर जो हम लोग बेसिकली मैट्रिक FA और जो BA के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको फुल फी वेव ऑफ होती है फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड, नॉट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर। और उसके साथ साथ इसमें हमारे पास ADE ADC और B.Ed और BS के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम लोग 35% फी जो है सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड हम लोग वेव ऑफ कर रहे होते हैं। और इसी तरह मैं आगे अगर BS और B.Ed के बाद नेक्स्ट मूव करूं तो हमारे पास जो MPhil की कैटेगरी होती है उसके अंदर भी, और MS मैनेजमेंट साइंसेज या कोई भी डिग्री डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हम लोग 35% पर सेमेस्टर जो है सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड हम लोग फी उनको वेव ऑफ कर रहे होते हैं। राइट। PhD और बाकी जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं हमारे और डिप्लोमाज होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसके अंदर ऐसा जो होती है हम लोग वो वेव ऑफ नहीं कर रहे होते। तो ये मेरा ख्याल है कि उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी जो सालाना इनकम है वो 4 लाख से कम होनी चाहिए। मतलब जब हमारे पास वो आते हैं, जब हमने उनकी एक डेट फिक्स की होती है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। उन्होंने हमें वो इनकम सर्टिफिकेट शो करना होता है जिसमें उनकी इनकम पर ईयर 4 लाख से कम हो। इसी तरह जो हमारी 106 स्कीम है वो बेसिकली उसके लेकिन अंदर आपको जो नहीं लगता ग्रैंड ये रेट होता है। क्राइटेरिया 4 लाख का, आई मीन वैसे जितनी महंगाई की शरह चल रही है वो तो जी जी 6 लाख तो एटलीस्ट मिनिमम गवर्नमेंट ने रखा हुआ है ना, उसके बाद टैक्स नेट शुरू होता है अगर आपकी एनुअल इनकम जी जी 6 लाख हो। आई थिंक इस पर जी थोड़ी जी नजरसानी करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट इससे मुस्तफ़िद हो सके। दैट्स इस जस्ट पे अ सजेशन। आई थिंक आपकी यूनिवर्सिटी अच्छा ऑपरेट कर रही है, दिस इज़ व्हाट जी आई जी फील। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इसको हम ज़रूर, आपने एक सजेशन भी दिए तो इसको ज़रूर फोकस करेंगे। और नेक्स्ट में जो 106 जो है अगर मैं उस पर बात करूं तो उसके अंदर बेसिकली हमारे पास डिसेबल्ड कैटेगरी आती है। जो डिसेबल है उसके अंदर बेसिकली जो बिल्कुल कंप्लीट ब्लाइंड होते हैं बच्चे, और उनको हम लोग फुल फी वेव ऑफ करते हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एडमिशन और जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी होती है दे हैव टू पे, वो ओके। फर्स्ट सेमेस्टर से ऑनवर्ड आगे तक वो एक ही बार आपने पे करनी है, वो आपने पे करनी ही करनी है। उसके बाद आपके पास फिजिकल हैंडीकैप्स होते हैं जिनको हम लोग 50% जो है वो पर सेमेस्टर फी जो है वो वेव ऑफ कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑर्फन्स होते हैं जिसमें चिल्ड्रन ऑफ शुहदा आ जाते हैं, उनको भी हम लोग फुल फी वेव ऑफ करते हैं, लेकिन वही कैटेगरी इनके ऊपर भी लागू हो रही होती है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फ़ी जो है वो स्टार्ट में पे करनी होती है। प्रिजनर्स और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको हम लोग फुल फी जो है इसके अंदर वेव ऑफ कर रहे होते हैं। और हमारे पास मैं आपको ये बताती चलूँ कि बहुत सारे जो है प्रिजनर्स जो हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं, और वो बाकायदा जब से वो मतलब जेल के अंदर हैं तो वो अपनी डिग्रीज जो हैं उन्होंने यहाँ कंप्लीट से कर रहे हैं। कंप्लीट की हैं। यस। वाह वाह। और इसी तरह ट्रांसजेंडर्स को भी हम लोग बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, वो भी हमारा एक पार्ट है, तो उनको भी हम लोग फुल फी वेव ऑफ करके दे रहे होते हैं। और वो वाकई यहाँ से मतलब कि अपने आप को इतना एक कंफर्ट जोन के अंदर लाके समझ रहे होते हैं कि हम इसका पार्ट बने, और वो यहाँ से एक प्रॉपर डिग्री लेके जाते हैं हमसे। दैट इज़ रियली नाइस। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग जी इतना जी इनिशिएटिव और ऐसी
इश्यूज़ पर काम कर रही हैं और स्पेशली ऐसे तबकात पे जो कि मुआशरे जी की जी तरफ से हम इग्नोर कर देते हैं, इन पर इस्लामा इकबाल एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी काम कर रही है। दैट इज़ द बिग अचीवमेंट और बड़ी अच्छी बिल्कुल बात है, काबिल सताइश भी है। बट इसके अलावा आपका विज़न क्या है कि किस तरीके से इसके दायरा-कार को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है? मैं ये समझती हूँ कि इसमें अगर हम लोग हमारी जो यूनिवर्सिटी है, अगर जिस तरह आपको पता है कि इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ और मॉड्यूल्स वगैरह और इस तरह के हम लोग हुँ, कोर्सेज़ वगैरह ऑफ़र कर रहे होते हैं, जो कि आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ उससे बहुत ज़्यादा टच होती है। हुँ, और उसके अंदर और दूसरा उसमें ये भी है कि हम जो प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे होते हैं, एक जो गैप आ जाता है ना एजुकेशन के अंदर, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और जिसके अंदर जो है वो क्वालिटी की जो एक एजुकेशन होती है वो हम लोग मोर एक्सेसिबल करना चाह भी रहे हैं और ऑलरेडी कर भी रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए हुँ, कि वो आएँ और एज लिमिट के बगैर अपना जहाँ से उन्होंने स्टॉप किया था वहाँ से अपनी एजुकेशन जो है उसको मतलब कंटिन्यू करें। प्लस इसके साथ ये भी है कि लिमिटेड एक्सेस, मतलब बहुत सारे हमारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है। तो अगर हम डिस्टेंस लर्निंग की बात कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर वर्कआउट भी कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें और हमारे डिफरेंट जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर करें, गाइडेंस भी ज़रूर करें। अगर वो क्यूरी लेके आ रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से हम लोग गाइड करें हुँ, कि उनके वो जो खास तौर पे जो इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाह रही हूँ, वो बहुत सारे एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। हुँ, तो बच्चों को प्रॉपर बुक्स जो होती है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बट उसके लिए मटेरियल भी अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे अब आपको पता है कि इंटरनेट के थ्रू वहाँ से उनके लिए एक्सेसिबल हो रही हैं चीज़ें हुँ, और हमारा ऑनलाइन सारा सिस्टम होता जा रहा है और स्टूडेंट्स उसके थ्रू अब थोड़ा-सा अपने आप को ईज़ी भी और कम्फर्ट ज़ोन के अंदर लाना चाह रहे हैं उसके थ्रू। तो एग्ज़ैक्टली। वर्किंग हमारी मज़ीद भी इसके ऊपर है कि ज़्यादा अच्छे से अच्छे जो है हम लोग अपनी इंटरनेट फैसिलिटी जो है इसको एनहांस करें और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोटिवेट करके इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू उनको गाइड करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका पार्ट बनें और अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आगे जो फ्यूचर के अंदर जो सिस्टम आ रहा है वो हुँ, डेफिनिटली आपका इतना ऑनलाइन हो जाएगा कि आपको हुँ। फेस टू फेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज़ सच। एब्सोल्युटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो इतना एडवांसमेंट कर दिया है। अच्छा ये बताइएगा नाइला कि वो स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएट हो जाते हैं या अपनी मास्टर्स या पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप जैसे जी, लोग जो कि उस्ताद की हैसियत से भी होते हैं और फिर उनके साथ एक जी। ब्रिज होता है कि वो अपने जो करियर है या अपना जो प्रैक्टिकल लाइफ है जिस पे उन्होंने उतरना है मैदान में और जॉब हासिल करनी है, उसमें भी क्या आप लोग हेल्प आउट करते हैं उन्हें थ्रू इंटर्नशिप या थ्रू जॉब ऑफर्स कुछ इस तरीके से? जी, उसके अंदर ये होता है कि जब वो नॉर्मली तो आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो होती है वो वेबसाइट के ऊपर ऐड दे रही होती है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। तो वो बच्चे भी जब हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स भी आ रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि हम मतलब कि फर्दर अगर यहाँ से पढ़ने के बाद हम जॉब कैसे कर सकते हैं, तो उनको हम ये गाइड ज़रूर कर रहे होते हैं कि आप हमारी वेबसाइट जो है उसको सर्च करते रहा करें, हमारे एड्स आते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, तो आप उसके थ्रू जो है अप्लाई करें थ्रू प्रॉपर चैनल, तो और वो सीट्स भी होती हैं तो आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है। प्लस हम लोग उसके अंदर शॉर्ट पीरियड के लिए हम कुछ स्टूडेंट्स को हायर भी करते हैं उसके अंदर, ओके। ठीक है? उसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट होती है जो हम उनको कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, वो डिपेंड करता है हम उनको कितने टाइम के लिए पर आवर्स के अकॉर्डिंगली देते हैं, पर डे के अकॉर्डिंगली देते हैं। राइट। तो वो हम लोगों ने उसका एक यूनिवर्सिटी ने एक प्लेटफॉर्म ऐसा सेट किया हुआ है कि उसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को वो मॉनिटरी बेनिफिट जो होते हैं प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके हुँ, साथ-साथ मैं ये समझती हूँ कि वो बच्चे जो रिसेंटली यहाँ से पढ़ गए हैं या आ रहे हैं हमारे पास, उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। बिकॉज़ हुँ, हमारे यहाँ पे अगर मैं रीजनल ऑफिस लाहौर की बात करूँ, तो मैंने अभी रिसेंटली 1-2 स्टूडेंट्स ऐसी थी हमारे पास जिनकी एग्ज़ाम्पल देखी जो यहाँ से पढ़ी और उन्होंने बेसिकली यहाँ पे कोई 3-4 मंथ्स का जो टेन्योर था वो गुज़ारा। हुँ। लेकिन उन्होंने लर्निंग बहुत की क्योंकि हमारी सराउंडिंग से जो एक्सपर्ट्स हैं, हमने उन्हीं से लर्न हाँ, करना होता है। और एग्ज़ैक्टली। वो बहुत अच्छे से आपको हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं और मतलब कि अर्निंग तो आपकी एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत एक्सपीरियंस, मैटर कर रहा होता यस है। एब्सोल्युटली यही बात है। थैंक यू सो मच। नाइला ताहिर हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा अच्छा उन्होंने ब्रीफ किया एंड बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे स्टूडेंट्स को मौके देते हैं, आफ्टर स्टडी भी वो आ सकते हैं इंटर्नशिप के ज़रिए, जॉब के ज़रिए। तो ये एक यूनिवर्सिटी अगर पूरा एक काम करी हो ना कि एकेडमिक भी आपका चल रहा है और उसके साथ साथ आपको बेहतरीन मौके भी मिल रहे हैं एक्सपीरियंस गेन करने के, रोज़गार के, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद। और नाज़रीन, अभी हम हेल्थ सेगमेंट में जो बात करने जा रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। आपका फिज़िकली फ़िट होने के साथ साथ मेंटली फ़िट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे भी उसी तरीके से तवज्जो दें जैसे कि आप अपनी अपीयरेंस पे या फिज़िकल हेल्थ पे देते हैं। तो हमारे दिमाग में हमें बहुत से मसले मसाइल होते हैं। एंटी डिप्रेशन में हम डिप्रेशन में होते हैं और हम उसको ख़त्म करने के लिए कुछ करते नहीं हैं, ना हम किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो कि हमारे इस डिप्रेशन को या डिसऑर्डर को किसी भी तरीके से इसको ट्रीट कर सके। तो ऐसी ही एक हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, नशफा मेकन, जो कि साइकोलॉजिस्ट है और बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही हैं। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नशफा, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैं चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस आपसे रहनुमाई हासिल कर सकें। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ को भी फिट रखना जितना आप अपेरेंटली अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे तवज्जो देते हैं। और अक्सर लोग जो है वो मेंटल सिकनेस को कोई बीमारी समझते नहीं है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है या और मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स हैं। नहीं, मेंटल हेल्थ जो आपकी हेल्थ है इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप उसका ख्याल रखें। जब आदमी डिप्रेशन में होता है, वो जो क्लिनिकल डिप्रेशन जिसको कहते हैं, एक तो होता है ना कि यूजुअली कुछ आपके साथ जिंदगी में चीजें हो जाती हैं, आप थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाते हो। क्लिनिकल डिप्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो उस पे ना जो आदमी की डे टू डे एक्टिविटीज गेट रियली अफेक्टेड। आपकी हाउ अ पर्सन थिंक्स, किस तरह वो बिहेव करता है, उसके इमोशंस, एवरीथिंग गेट अफेक्टेड। सो वो जो डे टू डे एक्टिविटीज वो लोग कर नहीं पाते। दे फील डाउन, दे फील एक्सट्रीमली सैड, उनको रोना होता है, उनकी स्लीप पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा वो सोना शुरू हो जाते हैं या बहुत बेसिकली वो सो नहीं पाते। उनकी एपेटाइट चेंज हो जाती है, दे फील वर्थलेस, यू नो, और एजिटेटेड रहते हैं, यू नो, एंजाइटी उनमें आ जाती है, होपलेसनेस आ जाती है। तो उससे ना और उनकी फिजिकल कई दफ़ा एलमेंट्स भी शुरू हो जाती हैं, यू नो। और लॉट ऑफ पीपल, इफ इट बिकम्स वेरी स्वेयर, then they start thinking about suicide. You know, you must have heard कि जो लोग suicide करते हैं usually because of कई दफ़ा depression की वजह से होता है। तो it is very important because उनकी day to day activities उनमें energy नहीं होती. They don't feel an energy to get up in the morning and to do anything. You know, गुस्सा आता है, you know, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। तो उनकी पूरी जो एक्टिविटीज जो होती है ना जिंदगी की, उनका दिल ही नहीं करता कि वो सुबह उठ के कुछ करें। उनके इवन जो एक्शंस होते हैं, उनकी स्पीक पैटर्न्स होते हैं, वो स्लो हो जाते हैं, यू नो, दे बिकॉज दे डोंट हैव एनर्जी टू डू एनीथिंग। सो बिकॉज हम लोग ये देखते हैं कि अगर उनकी जिंदगी के नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज पे पेशेंट की फर्क पड़ रहा है, so then it's a clinical depression. And there are psychometric tests we take to see how severe it is. If it is very severe, then of course the first course of action is medicine. Right. हाँ, मेडिसिन से हम ये करते हैं कि आदमी एटलीस्ट उस लेवल पे आ जाए कि हम लोग उनके साथ थेरेपी कर सकें। एग्जैक्टली। हाँ, थेरेपी। अच्छा, लोगों को, अच्छा जो आप बात कर रही हैं कि इनको एनर्जी नहीं होती टू डू देयर एक्टिविटीज़, या सुबह उठे या कुछ करें और सुसाइडल थॉट्स की तरफ आ जाते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम किसी से बताते भी नहीं। अगर बताए भी तो फैमिली दे डोंट अंडरस्टैंड, तो उनको किस तरीके से, एग्जैक्टली, तो वो फिर एट द एंड इवेंचुअली बहुत से ऐसे केसेस हम रिपोर्ट करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं लोग। और अपेरेंटली देखने को सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं है कि कुछ फैमिली की तरफ से डिस्टर्बेंस है, लेकिन फैमिली दे डोंट अंडरस्टैंड और वो कहते हैं कि बस ऐसे ही है, बस जान के ऐसे कर रहे हैं। उनको किस तरीके से लेकर आया जाए, उनको आई मीन अवेयरनेस कैसे दी जाए कि यू हैव अ प्रॉब्लम, यू नीड टू ट्रीट दैट। एक्चुअली यू नो, जो डिप्रेशन में होता है ना, कई दफ़ा जब पेशेंट्स नेचुरली अगेन family does notice, you know, like I have lot of patients, you know, because कई दफ़ा trauma हो जाता है, you know, कई दफ़ा इतना वो personal trauma होता है कि there was a kid, they are scared to share it with the parents, ठीक है, but naturally the parents they feel कि उनकी जो
उनकी जो लाइफ है हैज चेंज्ड अ लॉट, यू नो, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर कोई बच्चा होगा तो उसकी स्कूल एक्टिविटीज में बड़ा फर्क पड़ेगा, उसके ग्रेड्स में बहुत फर्क पड़ेगा। ही डजंट वांट टू गो टू द स्कूल, ही डजंट वांट टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स। तो फिर डिप्रेशन में ये भी होता है कि देयर आर 3 कोर्स ऑफ एक्शंस। Patient is of course very important. Family is very important. Absolutely. Family support is very important. So sometimes we have to include the family and teach them what is depression, ठीक है, and how they can interact with the patient and how can they support the patient so he can get better. So it's basically a triangle of the doctor. हम लोग तो जो थेरेपी करते हैं ना, अगर family is not on board, it becomes very difficult. Yeah. So it's basically the doctor, of course the patient. Patient ko the support from the family is very important. So we definitely would want to include the family in this whole process and teach them, you know, because it's family को भी हमें बताना होता है कि these are the symptoms, you know, what are the reasons, because depression कई दफा होता है कि आपका it's very much genetics also. So when the patient comes, we do ask them the family history. Sometimes it is a brain chemistry, you know. कई दफा लोगों का जो है temperament ऐसा होता है, you know, if a person has a low self-esteem, so low self-respect, related sometimes because of the family issues, you know, in their history, or because of a trauma, you know, if they lost someone, loss of a relationship, or a death in the family, all these things. So we look at a lot of factors, right, you know, what are the factors that it might have led to the depression. Exactly. So family is extremely important. कि ट्रिगर कहाँ Without से कर रहा है। बिल्कुल ठीक। तो आप इनको ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कैसे करते हैं? फर्स्ट मेडिकेशन आप बता रही थी, एंड आफ्टर दैट मेडिकेशन हम देखते हैं कि अगर द पर्सन इज इन अ सिवियर डिप्रेशन, बिकॉज जब वो सिवियर डिप्रेशन में होता है, ही कैन नॉट इवन move, cannot do anything. So we have to, with medication, we bring them to a point that they be able to talk to you and they able to understand you, you know, because jab tak understanding patient ko nahi hogi, so it's very difficult for them, for us to treat. So basically we have psychometric tests, we do that, depend upon the patient. Usse hame pata chalta hai ki severity kaisi hai. CBT works amazing with the depression, you know, it's a talk therapy. So जो CBT, which is cognitive behavioral therapy, उसमें ये होता है कि we look at that how the emotions affect basically how the thinking affect the emotions and how the emotions affect the behaviors, you know. So it's again a triangle. So we teach the patients कि how their negative thinkings are affecting their emotions. Absolutely. You know, because or how emotions affect your behaviors. Because if you're thinking you're worthless, आपको feelings क्या आएंगी कि it makes you sad, it makes you feel hopelessness, and then behavior आपका क्या होगा कि you don't want to even get out of the bed because you're feeling worthless कि मेरा उठने का क्या फायदा है. So we try to change those negative feelings with positive, you know. तो उसके फिर thought journals होते हैं. There are a lot of, you know, depending upon the patient. So we see कि what kind of, even with CBT, there are a lot of techniques we can use. So basically, gist of CBT is looking at making the patient see that how their negative emotions are not helping them. So we try to basically replace those negative thoughts with positive thoughts. With positive thoughts से again आपके अंदर positive emotions आते हैं. What you are hearing basically, जो आप words हैं, words have the power. आप और वो thought process को change कर देते हैं. Thank you so much नशवा बेकर हमारे साथ मौजूद थी, and honestly what she said, this is absolutely right. तभी तो हम ऐसे experts को बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में जो कि हमें गाइड कर सके, क्योंकि हमें ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है. हमें पता नहीं होता कि हम किस प्रॉब्लम से, किस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप फिज़िकल के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ जो है उसको भी प्रेफरेबल पोजीशन पे रखें, ताकि आप दोनों सूरतों में फिज़िकली भी और मेंटली फिट रहें. ब्रेक के बाद वापस आते हैं.